डिस्कस कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम सोल्यूशन निकालते हैं इक्वेशंस का। ठीक है, ये भी एक मेथड है जिससे हम सोल्यूशंस निकालते हैं इक्वेशंस का। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब है क्या, इसमें हम करते क्या है? इसमें हम सिंपली देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है जब इक्वेशंस का सोल्यूशन जो है, जैसे हमने इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये हमारे पास अगर होंगे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म अगर होंगे, तो हम फिर क्या करते थे? हम करते थे A1/A2 B1/B2 और C1/C2। ठीक है, अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता था तो हम क्या कहते थे? हम कहते थे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइन्स का एक यूनिक सोल्यूशन होता है ना, यूनिक सोल्यूशन। इसका मतलब है अगर लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एक खास पॉइंट पे मीट करेंगे, यानी कि एक खास यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो है यूनिक होगा। सिर्फ एक पॉइंट पे ये मीट करेंगे तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, इसी तरह हम क्या कहते थे? अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर होता था, C1/C2 के बराबर नहीं होता था, तो हम क्या कहते थे? हम कहते थे कि लाइन्स जो है वो पैरेलल है, यानी कि लाइन्स जो है वो पैरेलल है, वो कहीं मीट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन कोई नहीं होगा, यानी कि नो सोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं लाइन्स काटती, एक दूसरे को काटती नहीं है। जब लाइन्स नहीं काटेंगे तो इसका मतलब वो पैरेलल होंगे। ठीक है, फिर हम कहते थे अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर होगा और ये C1/C2 के बराबर भी होगा, तो इसका मतलब हम क्या कहते थे? हम कहते थे कि लाइन्स जो है वो ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब जितने पॉइंट्स इस लाइन के होंगे उतने ही, यानी कि ये इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर जो है मिलेंगे, तो इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं? जहाँ पे लाइन्स इंटरसेक्टिंग होती है, ठीक है, जहाँ पे लाइन्स इंटरसेक्टिंग होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, और जहाँ पे नहीं होंगी तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कहीं पे लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स के ऊपर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे यूज़ कर लेंगे? हम इसके लिए क्या करते हैं? हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ पे लिखते हैं y और यहाँ पे लिखते हैं 1, यानी कि x वाली टर्म, y वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे B1, यहाँ पे लिखते हैं B2, यहाँ पे C1 C2, यहाँ पे A1 A2 और इसी तरह B1 B2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं। इसमें कैसे, देख लीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x ऊपर लिखेंगे, ठीक है, डिवाइड करते हैं, यानी कि ये डिवाइड में होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज आते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं x के नीचे हम लिखते हैं B1C2, यानी कि क्रॉस मल्टीपल करते हैं B1C2, फिर माइनस करते हैं ऐसे B2C1, और ये बराबर ऐसे रखते हैं इज इक्वल टू y डिवाइड बाई, फिर यहाँ पे ऐसे C1A2 माइनस करते हैं C2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे ऐसे A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन मिल जाता है। ये हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम यूज़ कैसे करते हैं? देख लीजिए, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो इसका मतलब है अगर हमारे पास x का वैल्यू निकालना है तो हम कहते हैं डायरेक्ट, हम कहेंगे ये जो है इसके बराबर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में हमारे पास जो है कांस्टेंट आएगा, तो वेरिएबल का और कांस्टेंट में जब हम रिलेशन देंगे तो हमारे पास इस वेरिएबल का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये जो है ये भी इसके बराबर होता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको यूज़ करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सबसे पहले देखना है कि वो लाइन्स अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो इसका मतलब जहाँ पे सोल्यूशन होगा तो वहाँ पे आपने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है। सिंपली आपको ये याद रखना है, x डिवाइड बाई B1C2 माइनस B2C1, y डिवाइड बाई C1A2 माइनस C2A1, 1 डिवाइड बाई A1B2 माइनस A2B1। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो सिंपली आप ये जो प्रोसीजर है ये आप यहाँ पे याद रख लीजिए, पहले B1B2 फिर C1C2 फिर A1A2 फिर दोबारा से B1B2। ठीक है, और इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, और बीच में जो है जब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बीच में माइनस रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अब नेक्स्ट हम इसी के ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में चले जाएंगे। ठीक है।
ओके, तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 3.5 का कर लेंगे। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने पहले बता दिया, ठीक है। अब इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस है। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, आपको बताना है कि नीचे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है किस में यूनिक सोल्यूशन है, किस में नो सोल्यूशन और किस में इनफाइनाइट मनी सोल्यूशन है, ठीक है। और अगर जिसमें आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा उसमें से आपको सोल्यूशन निकालना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ जहाँ पे आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन मिलने के लिए ये जो हमारे पास सोल्यूशन है ये हम कैसे करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं हेयर A1 मतलब कि x का पहला कोफिशिएंट है ना। A1 हमारे पास 1 है, A2 हमारे पास -3, सॉरी B1 हमारे पास -3 और C1 हमारे पास ये भी -3, ठीक है। और A2 जो है वो किसके बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ x है ना। और B2 जो है वो -9 है और C2 जो है वो -2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे देयरफॉर A1 बाई A2, A1 कितना है 1 डिवाइड बाई A2 कितना है 3, B1 बाई B2 यानी कि -3 डिवाइड बाई -9, माइनस माइनस कैंसल, 3 1 जार 3 3 जार यानी कि 1/3, ठीक है। और साथ में C1/C2 किसके बराबर है -3/-2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे देयरफॉर A1 डिवाइड बाई A2 जो है वो 1/3 है और B1 डिवाइड बाई B2 भी 1/3 यानी कि ये बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन कब होती है, जब लाइनस पैरेलल होती है। तो यहाँ पे लाइनस पैरेलल होंगी। अब लाइनस पैरेलल है तो इसका मतलब है देयरफॉर इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन, है ना, क्योंकि पैरेलल लाइनस में सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको नो सोल्यूशन मिला। अगर आपको यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन मिल जाता तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते, लेकिन यहाँ पे नो सोल्यूशन मिला तो इसका मतलब इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देख लेंगे। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन निकालेंगे। हम लिखेंगे A1 2 के बराबर है, ठीक है। A2 3 के बराबर है, B1 किसके बराबर है, B1 y के 1 के बराबर और B2 जो है वो 2 के बराबर, और C1 जो है वो देख लीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसी होगी तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2x + y, ये LHS यहाँ पे लाएंगे, सॉरी RHS यहाँ पे लाएंगे, -5 = 0। इस इक्वेशन को भी ऐसे लिखेंगे 3x + 2y, -8 आ जाएगा, है ना, -a = 0। अब यहाँ पे C1 जो है, C1 क्या बनेगा, C1 बनेगा -5, ठीक है। इसी तरह और C2 जो है, C2 बनेगा -8। तो यहाँ पे कर लेंगे देयरफॉर A1/A2 किसके बराबर 2/3, B1/B2 1/2 और C1/C2 -5/-8, माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे देयरफॉर A1/A2 जो है वो 2/3 है, B1/B2 1/2, तो इसका मतलब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। तो जहाँ पे ये कंडीशन आती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम कहते हैं कि इक्वेशन का एक यूनिक सोल्यूशन है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। तो आपको क्वेश्चन में लिखा है अगर आपको यूनिक सोल्यूशन मिला तो आपने किससे निकालना है, आपने निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं x डिवाइड बाय ना, जो मैंने कल बताया था B1C2 - C2B1, ठीक है, इज इक्वल टू y/C1A2 - C2A1 इज इक्वल टू 1/A1B2 - A2B1, है ना। तो ये हमने कल समझाया था। तो अब डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे x डिवाइड बाय, वैल्यू डालना है B1 किसके बराबर है, देख लीजिए यहाँ पे B1 ये 1 के बराबर है ना, B टेक हो गया ना, ये हमारे पास है B1C2 और ये B2C1 है ना, ये आ गया B1C2, फिर करेंगे B2 किसके बराबर है, B2 हमारे पास है 2, है ना। उसको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम लिख लेंगे, ये आ गया x डिवाइड बाई
B1 C2, B1 1 के बराबर है और C2 जो है B1, ये यहाँ पे हम इसको बॉक्स में रख लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया B1 C2, B1 और C2 यानी कि 1 इंटू -8, 1 इंटू -8, ठीक है ना। फिर इसको बात कर लेंगे माइनस B2 C1, B2 है 2 और C1 है -5 यानी कि 2 इंटू -5, ठीक है ना, इज इक्वल टू y अपॉन C1 A2, C1 किसके बराबर है, C1 है -5 और A2 है, A2 3 के बराबर है, माइनस C1 A2 है ना, C1 A2 C2 A1, C2 A1 यानी कि C2 है -8 और A1 है 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, फिर क्या है लास्ट में A1 B2, A1 B2 यानी कि 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 माइनस क्या करेंगे A2 B1, A2 B1 यानी कि 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये बराबर आएगा इम्प्लाइज दैट x डिवाइड बाई 8 1 8 लेकिन -8, माइनस करेंगे 2 5 10 लेकिन -10 इज इक्वल टू y अपॉन 5 3 15 लेकिन -15, फिर करेंगे -8 2 16 है ना, तो लेकिन -16 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 2 4 -3 1 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे x डिवाइड बाई आ गया -8 माइनस माइनस +10 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई -15 माइनस माइनस +16 है ना, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 में से 3 1। अब यहाँ पे ले जाएंगे तो ये आ गया बराबर x डिवाइड बाई 10 में से 8 निकालेंगे ना, 10 में से 8 2 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 16 में से 15 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब हमें पता है कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट टर्म के बराबर होगी और ये भी कांस्टेंट टर्म के बराबर, तो हम लिखेंगे इम्प्लाई दैट x बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 एंड और y अपॉन 1 जो है वो भी 1 अपॉन 1 के बराबर आएगा। यहाँ पे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1 2, x का वैल्यू 2 आया और यहाँ से हमें y का वैल्यू आएगा 1 1, तो y का वैल्यू 1 आ गया, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर 2। अब थर्ड पार्ट लिखा है 3x माइनस 5y इज इक्वल 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल 40। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 6x माइनस 10y, ये 40 यहाँ पे आएगा माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे नाउ, यहाँ हम लिखेंगे हेयर a1 किसके बराबर है, a1 3 के बराबर है, b1 माइनस 5, c1 माइनस 20, a2 6, b2 माइनस 10, c2 माइनस 40, ठीक है। देयरफॉर हम कर लेंगे a1 डिवाइड बाई a2, a1 बाई a2 3 अपॉन 6, 3 1 3 2 किसके बराबर आया 1 अपॉन 2, b1 डिवाइड बाई b2 माइनस 5 डिवाइड बाई माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 5 2 किसके बराबर आया 1 अपॉन 2, ठीक है। इसी तरह c1 अपॉन c2 माइनस 20 डिवाइड बाई माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 1 2 2 यानी कि 1/2। अब अगर हम देखेंगे a1 बाई a2 1/2, b1 बाई b2 वो भी 1/2, c1 बाई c2 वो भी 1/2। देयरफॉर हम लिखेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन कब होती है, जब लाइनस ओवरलैप करते हैं, और जब लाइनस ओवरलैप करते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, इक्वेशन है इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये था थर्ड पार्ट, और फोर्थ पार्ट इसी तरीके से है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। वो आपका होमवर्क, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। ओके।